कैरोलिन के चेहरे की रंगत जर्द पड़ गई। उसे अंदाजा हो गया था कि वो दो मूजियों के दरमियान फंस गई है और उसे हर हाल में नुकसान उठाना है। जो शख्स रेंडल को खातिर में न ला रहा हो, उसकी अपनी अहमियत रेंडल से कम नहीं हो सकती थी। कैरोलिन ने बेबसी से रेंडल की तरफ देखा। रेंडल ने एक तवील सांस लेकर कहा, बैठ जाओ कैरोलिन, अली बहुत जिद्दी है। बेहतर यही है कि उसकी बात मान ली जाए। मैं माहौल को खराब नहीं करना चाहता। कैरोलिन बैठ गई, मगर अब उसकी नजरें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। रेंडल के मुंह से मेरा नाम सुनकर वो चौंकी थी। उससे कबल गालिबन उसे मालूम नहीं था कि मैं कौन हूँ। वो मुझे एगलर का कोई आम हरीफ तस्वुर कर रही होगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं ही अली यार खान हूँ। थोड़ी देर कबल तुमने बड़ी सफाई से मुझे बेवकूफ बनाया था। मुझे अंदाजा तक नहीं हो सका कि तुम मुझे किसी जाल की तरफ ले जा रही हो। कैरोलिन ने होंठों पर जबान फेरी। रेंडल की मौजूदगी के बायस वो बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। मैंने हंसकर कहा, ये तो बादशाह लोग हैं। मेरा इशारा रेंडल की तरफ था। दरबार सजाने के शौकीन हैं, जहां आदाब को बहुत अहमियत दी जाती है। लेकिन मैं अवामी किस्म का आदमी हूँ, बेतकल्लुफाना माहौल पसंद करता हूँ। मेरे पास आई हो तो भूल जाओ कि यहाँ रेंडल या मोशे हावर्ड नामी कोई शख्स भी मौजूद है। जो भी कहना है बेतकल्लुफी से कहो। कैरोलिन ने तकरीबन लरसते हुए कहा, ये दो बड़े आदमियों की जंग है। मैं तो एक मामूली सी कारकुन हूँ। जो हुक्म दिया जाता है उसकी तामील करना मेरा फर्ज है। मैंने मानी खेज लहजे में कहा, मैं तो खैर बड़ा आदमी नहीं हूँ। बड़े आदमी तो ये तुम्हारे मोशे हावर्ड हैं, जिन्होंने मुझे बड़ी सफाई से घेर लिया। रेंडल ने कहा, तुम्हारे आसाब की मजबूती के सभी मोतरिफ हैं, और अगर मुझे इस बारे में इल्म न होता तो मैं यही समझता कि तुमने अपनी हिफाजत का कोई खुफिया बंदोबस्त कर रखा होगा, इसीलिए तुम इतने मुतमईन हो। मैंने संजीदगी से कहा, हिफाजतों के खुफिया बंदोबस्त करने की जरूरत तुम जैसे लोगों को पेश आती है। हम जैसे लोग तो जान हथेली पर लिए फिरते हैं, हमें किसी हिफाजत की जरूरत नहीं होती। रेंडल के चेहरे की रंगत मुतगय्यर हो गई। उसे अपनी तौहीन का बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा था। मैंने भी कैरोलिन को इसीलिए रोका था। रेंडल की तौहीन करना बेहद जरूरी था ताकि उसे अपनी औकात का अंदाजा हो जाए। वो बज़ो में खुद एक बहुत बड़ा आदमी था, बड़ा और बेहद ताकतवर। रेंडल ने संभल कर कहा, तुम्हें इस बात पर हैरत नहीं हुई कि मैंने तुम्हें कितनी आसानी से पहचान लिया? मैंने कहा, अगर मैं न चाहता तो तुम मुझे नहीं पहचान सकते थे। मैंने इसका खास एहतमाम किया था, मगर बाद में मेरा इरादा तब्दील हो गया और मुझे खुशी है कि मैंने अपना इरादा तब्दील कर लिया, वरना तुमसे इतनी आसानी से मुलाकात न होती। रेंडल ने हैरत से कहा, मैं समझा नहीं, तुम्हें पहचानने में तो मेरा कमाल है। मैंने कहा, नहीं मिस्टर रेंडल, तकरीबन तमाम हक़ाइक़ मेरे इल्म में आ चुके हैं। मेरा आखिरी काम तुम पर हाथ डालने का रह गया था। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मुझे बड़ी जहमतों से बचा लिया। तुम्हारी तलाश का काम मुझे मुश्किल तरीन मालूम हो रहा था। मालूम नहीं मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते, तब कहीं जाकर तुम तक रसाई की सबील निकलती। वो बोला, इस वक्त तो सब्र कर लो, इसलिए कि मैं एक खास मकसद के तहत तुमसे मिलने आया हूँ। मैंने उसकी बात काट कर कहा, अब आ ही गए हो तो वापस जाकर क्या करोगे? एक तवील अरसे के बाद और जिंदगी में पहली बार तुम्हारा दीदार नसीब हुआ है, तो अपनी आंखों की प्यास बुझने से कबल तुम्हें कैसे जाने दूं? वो बोला, झगड़ा नहीं होगा अली, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। मेरी दरखास्त है कि कैरोलिन को जाने दूं। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, कैसे जाने दूं? अगर इस वक्त जाने दूं तो फिर दोबारा कैसे मिलूंगा? रेंडल ने बड़ी तेजी से कहा, तुम जब चाहोगे कैरोलिन से मिल सकोगे। मगर उतनी ही तेजी से उसे अपनी हिमाकत का एहसास भी हो गया। बोला, मैं तुमसे कह रहा हूँ, संजीदा हो जाओ। मैंने बेबसी से कहा, इससे ज्यादा संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर सकता। कैरोलिन मेरे हवास पर छा गई है। रेंडल ने तंजिया लहजे में कहा, क्या बिल्कुल उसी तरह जिस तरह निकिता तुम्हारे हवास पर छा गई थी? मैंने कहा, नहीं, इस बार मामला संगीन है। कैरोलिन से वक्ती दूरी बर्दाश्त करना भी मेरे बस से बाहर हो रहा है। रेंडल ने मायूसी से कहा, तुम्हें मामले की संगीनी का अंदाजा नहीं है। अगर तुमने अपना रवैया तब्दील न किया तो मैं वापस चला जाऊंगा। मैंने बड़ी अफसरदगी से सर को नफी में जुम्बिश दी। कहा, मुझे अफसोस है कि ऐसा नहीं हो सकेगा। तुमने वो मकूला तो जरूर सुना होगा कि आदमी आता अपनी मर्जी से है, मगर वापस जाने के लिए इजाजत जरूरी होती है। रेंडल ने कहा, मकूले तो मैंने और भी बहुत से सुने हैं, लेकिन हम यहाँ मकूलों पर अमल करने के लिए जमा नहीं हुए, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो नए मकूले वज़ा कर लेंगे। मैंने कहा, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। जरूरत पड़ने पर मैं कोई भी नया मकूला वज़ा करने से गुरेज नहीं करूंगा। रेंडल मुझे घूरने लगा। उसने कहा, तुम किसी तरह मुझसे ताउन करने पर आमादा नहीं हो रहे, लिहाजा अगर सूरत हाल बिगड़ी तो मुझे मूरद इल्जाम मत ठहराना। मैंने कहा, मैं किसी को मूरद इल्जाम नहीं ठहराता, बल्कि अगर मुमकिन होता है तो तारीफ ही करता हूँ, और मैं किसी नेमत की नाकदरी भी नहीं करता, खास तौर पर मुफ्त हाथ आई हुई नेमत। रेंडल ने मेरी बात काट दी। बोला, किसी खुशफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं।
तुम्हारे मुकाबिल आने से कबल मैंने अपनी हिफाजत का बंदोबस्त कर लिया है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। रेंडल के अल्फाज से जाहिर था कि वो मुझसे खौफजदा है, तभी तो उसने अपनी हिफाजत का बंदोबस्त किया है। और एक वही क्या, मुझसे तो हर यहूदी खौफजदा था। मेरा नाम सुनकर ही उन पर लर्जा तारी होने लगता। कुछ सरफिरे जो किसी जोम में मुब्तला होकर मेरे मुकाबले पर उतरने की हिमाकत कर गुजरते थे, वो इबरतनाक अंजाम से दो चार हुआ करते थे। रेंडल न सिर्फ मेरी सलाहियतों से बखूबी वाकिफ था, बल्कि वो उनमें से बाज का चश्मदीद गवाह भी था। लीक्वान के हाथों मेरी तरबियत भी उसी ने करवाई थी, मेरी शख्सियत तब्दील करने की कोशिश भी उसी ने की थी। जजीरे मर्ग पर कराटे इंस्ट्रक्टर बिल फ्राजो को मैंने जिस बेबसी से दो चार किया था, रेंडल ने वो सारे मनाजिर बराह रास्त देखे थे। वो मेरी हलाकत खेजियों से सबसे ज्यादा बाखबर था। उसके बावजूद वो तन्हा मेरे कमरे में चला आया था, तो यकीनन उसने अपने गिर्द एक ऐसा मजबूत हिफाजती हिसार कायम कर रखा होगा जो उसकी दानिस्त में नाकाबिले शिकस्त होगा। आखिरकार मैंने कहा, मैं खुश फहमियों में मुब्तला होने का आदी नहीं हूँ मिस्टर रेंडल। मैं जानता हूँ कि कौन कितने पानी में है। जो खुश फहमियों में मुब्तला होते हैं वो अली जार खान नहीं होते। रेंडल ने कहा, उसके बावजूद भी तुम हट धर्मी पर आमादा हो। उसके लहजे में हैरत थी। बोला, मालूम होता है कि तुम जंगो जदल पर आमादा हो। मैंने कहा, ये आज से नहीं, बहुत अरसे से। कोई नई बात करो रेंडल। वो बोला, मैं तो यही चाह रहा था, मगर चूंकि तुम इस मूड में नहीं हो लिहाजा। उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। उसके अंदाज में धमकी पोशीदा थी। मैंने तंज करते हुए कहा, गालिबन अब तुम अपने खैर सगाली के जज्बात का अमली मुजाहरा करोगे। रेंडल ने मेरी बात का बुरा न माना। बोला, यकीन करो मैं जारहियत के इरादे से नहीं आया था, लेकिन तुम जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी में मुब्तला हो। ढंग से बात नहीं करोगे तो। उसने एक बार फिर जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जुमला पूरा करो रेंडल। मैं चाहता हूं कि इस दुनिया से रुखसत होते वक्त तुम्हारे दिल में कोई हसरत बाकी न रहे। रेंडल ने एक बार फिर पहलू बदला। उसके चेहरे से कोई अंदाजा करना मुश्किल था, ताहम मैं समझ सकता था कि उस पर क्या गुजर रही है। कैरोलिन भी शदीद वहशत के आलम में बैठी थी। उसका बस चलता तो फिर मेरे कमरे से भाग निकलती, मगर उसके लिए यह मुमकिन नहीं था। एक तो मैं इस पर तैयार नहीं था, दूसरे रेंडल ने भी उसे बैठ जाने को कहा था। इन हालात में खा कैसी ही सूरत हाल क्यों ना होती, कैरोलिन बैठे रहने पर मजबूर थी। मैंने शरारती अंदाज में कैरोलिन से कहा, तुम्हारे लिए चाय मंगवाऊं या कुछ और पियोगी? कैरोलिन ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। रेंडल बदस्तूर किसी सोच में गुम था। कैरोलिन ने मुर्दा सी आवाज में कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं पीऊंगी। मैंने तशवीश भरे लहजे में कहा, यह तो आदाब मेजबानी के खिलाफ होगा। मैंने तुमसे कहा था बेतकल्लुफाना रवैया इख्तियार करो, मगर मैं देख रहा हूं कि तुम पर मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। अचानक रेंडल ने कहा, हमने तुम्हें जो रियायतें दी हैं तुम उनसे नाजायज फायदा उठा रहे हो। गालिबन वो किसी फैसले पर पहुंच चुका था। मैंने मुतहजराना लहजे में कहा, मुझे नहीं मालूम था कि किसी मेहमान को चाय की ऑफर करना नाजायज फायदा उठाने के जुमरे में आता है, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि मुझे कौन सी रियायतें दी गई हैं। रेंडल ने कहा, शिगुराय में तुम जिस तरह हमारी इज्जत पर आए थे, उसके बाद तुम्हारा जिंदा रह जाना इस बात की वाज़ेह दलील है कि हमने तुम्हारे साथ रियायत बरती थी। लेकिन उसके जवाब में तुमने जो कुछ किया वो तुम्हारे शायान शान नहीं था। तुम्हें भी जवाब में उसी रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए था। मैंने कहा, तुम ठीक कह रहे हो रेंडल, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो बोला, तुम्हारा रद्द अमल मेरी फहम से बालातर है, तुम्हारे ज़र्फ पर भी शुबा नहीं किया जा सकता। मैंने कहा, मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि अब तुम रिटायर हो जाओ। तंजीम तुम्हारे काबू से बाहर हो गई है। जब मातहत हुक्मदूली पर उतर आएं तो सरबराह को रिटायरमेंट के इम्कानात पर न सिर्फ गौर करना चाहिए बल्कि रज़ाकाराना तौर पर रिटायर भी हो जाना चाहिए। रेंडल ने उलझ कर कहा, मैं समझा नहीं कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा, तुमने जोन्स को हुक्म दिया था कि मुझे और मेरे साथियों को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर छोड़ दिया जाए। जहां तक मेरा अंदाजा है तुमने ये हुक्म इसलिए दिया था कि तुम्हें अपने मातहतों की सलाहियतों पर यकीन नहीं था। तुम्हें शुबा था कि मैं उनके किसी भी वार से बच निकलूंगा। इसके अलावा तुम मुझे एहसास कमतरी से भी दो चार करना चाहते थे। क्यों, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? वो बोला, मैंने जोन्स को हुक्म दिया था कि तुम्हें या तुम्हारे साथी किसी को कोई नुकसान न पहुंचने पाए, और मेरे हुक्म की मिन्नोअन तामील की गई थी। मैंने कहा, तुम्हारी खुशफहमियां तुम्हें ले डूबेंगी रेंडल। उसने तुम्हारे हुक्म पर अमल नहीं किया था, और इसी के नतीजे में एग्लर को शिगुराय में हौलनाक तबाही से दो चार होना पड़ा। रेंडल मुझे बेयकीनी से देखने लगा। बोला, ये कैसे मुमकिन है? नहीं, जोन्स में इतनी जुर्रत नहीं हो सकती कि वो मेरी हुक्मदूली करे। मैंने कहा, इमारत से बाहर निकलते ही मुझ पर कातिलाना हमला करने की कोशिश की गई थी। उसने जो हमला कराया था वो तो नाकाम हो गया, मगर मैं नाकाम नहीं हुआ, तुम जानते हो। वो बोला, हाँ मैं जानता हूँ। कैद से रिहा होने के बाद तुमने हमें जिस कदर नुकसान पहुंचाए हैं उनकी तलाफी के लिए 50 बरस भी नाकाफी हैं।
लेकिन शिगुराई में होने वाले नुकसानात का जिम्मेदार जोन्स है, उसे इसकी सजा मिलेगी। मैंने तंजिया लहजे में कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वो जिंदा होगा? वो बोला, हाँ मेरा यही ख्याल है, इसलिए कि इमारत की छत पर जो हेलीकॉप्टर था उसका मलबा नहीं मिला। जोन्स वहां से फरार होने में कामयाब हो गया था। मैंने कहा, कतई गलत ख्याल है। जोन्स ने फरार होने की कोशिश जरूर की थी, मगर मैंने उसे फरार भी नहीं होने दिया। वो मेरी कैद में है और मुझसे उलझने के नतीजे में वो माजूर हो गया है। मुझे अफसोस है, तुम उसे कोई सजा नहीं दे सकोगे। वो बोला, ओह, मैं समझा था कि जोन्स फरार होने में कामयाब हो गया है। रेंडल के लहजे में मायूसी की हल्की सी झलक थी। मैंने कहा, शिगुराई की हुकूमत में तुम लोग गैर मामूली हद तक दखील हो। तुम्हें यकीनन इत्तला मिल गई होगी कि एक वीराने से हेलीकॉप्टर का मलबा बरामद हुआ है। वो बोला, मुझे इत्तला मिल गई थी, मगर मैं यही समझा था कि हेलीकॉप्टर जोन्स ने खुद तबाह किया है ताकि कोई और उससे फायदा न उठा सके। मैंने कहा, तुमने अगर ये सोचने की जहमत की होती कि मैं मेलिनोफ तक किस तरह पहुंचा तो तुम खुद ही समझ जाते कि ये कारनामा मैंने किस तरह अंजाम दिया है। रेंडल ने चौंक कर मुझे देखा, बोला, तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं इसी अंदाज में सोचता, लेकिन तुम्हारे जराए के बारे में यकीन से कुछ कहना मुश्किल है। ताहम ये अमर तशवीशनाक है कि जोन्स तुम्हारे हाथ लग गया। मैंने कहा, तुम्हारी तशवीश बरहक है रेंडल। जोन्स से मुझे बड़ी कारामद बातें मालूम हुई हैं। वो एक अहमक आदमी साबित हुआ है। अगर हाईकमान की हिदायत पर बेचूचरा अमल करता तो मैं इतनी तेजी से कामयाबी हासिल न कर पाता। अचानक रेंडल ने कहा, मामलात बहुत ज्यादा उलझ गए हैं, हम ज्यादा खून खराबे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बेहतर यह है कि हम आपस में सुलह कर लें। रेंडल की बात सुनकर कैरोलीन चौंकी थी, मगर उसने निगाह उठाकर रेंडल की तरफ नहीं देखा था। मैंने तंजिया लहजे में कहा, गालिबन यही वो बात थी जो तुम कैरोलीन के सामने नहीं करना चाहते थे, इसलिए तुम कैरोलीन को वापस भेजने के दरपे थे। रेंडल ने मेरे तबसरे पर तवज्जो दिए बगैर कहा, मैं मसालेहत की बात कर रहा हूँ। इंसानी खून इतना अर्जा नहीं होता कि उसे बिला वजह बहाया जाता रहे। मैंने कहा, तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती, कोई और बात करो। कोई ढंग का मौजू ना सुझाई दे रहा हो तब मौसम पर ही कोई तबसरा कर डालो। वो बोला, मैं संजीदा हूँ अली, मैंने खामखा ही इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लिया। मैंने उसकी बात काट कर कहा, मुझे मालूम है तुम संजीदा हो, ये भी जानता हूँ कि तुम मसालेहत पर क्यों आमादा हो, और इस बात से भी वाकिफ हूँ कि तुम में और तुम्हारे इस टोले में जिसे तुमने एगलर का नाम दे रखा है कितनी इंसानियत है। ये हकीकत भी मुझ पर रोज़े रोशन की तरह आया है कि सहूनियत के अलम बरदार बारूद के ढेर पर बैठकर अमन की बातें करते हैं। आलमी पैमाने पर दहशतगर्दी करने वालों के मुंह से इंसानियत की बात सुनकर तो संजीदा से संजीदा आदमी भी अपनी संजीदगी बरकरार नहीं रख सकेगा। मैं तो खुद को कोई ऐसा खास संजीदा आदमी भी नहीं समझता। रेंडल ने कहा, माजी की गलतियां गिनवाने की बजाय मुस्तकबिल की बात करो। जरूरी तो नहीं कि माजी में जो कुछ होता रहा वही मुस्तकबिल में भी दोहराया जाता रहे। मैंने कहा, माजी के बाद मुस्तकबिल से पहले एक और चीज आती है मिस्टर रेंडल। अगर आप बुरा न माने तो हम पहले हाल पर बात कर लें। रेंडल ने जोशीले अंदाज में कहा, जरूर करो। क्या मेरा ये जज्बा कम है कि मैं अपनी जिंदगी को दाव पर लगाकर तुमसे मजाकरात करने तुम्हारे पास आ गया? मैंने कहा, मुझे अफसोस है रेंडल, तुम संजीदगी के सिर्फ दावे कर रहे हो, वरना तरहकीकत तुमने मस्खरेपन की इंतहा कर रखी है। ये जानते हुए भी कि तुम्हारे सामने कौन बैठा है, तुम मुझे बच्चों के से अंदाज में बहलाने की कोशिश कर रहे हो। वो बोला, मैंने कौन सी गलत बात कही है? क्या तुमसे इस तरह मिलकर मैंने अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डाली? मैंने कहा, दर हकीकत तुम इस वक्त पूरी तरह मेरे रहमो करम पर हो, लेकिन तुम जो कुछ कह रहे हो वो दुरुस्त नहीं है। कुछ देर कबल तुम खुद एतराफ कर चुके हो कि तुमने यहाँ आने से कबल अपनी हिफाजत के मुकम्मल इंतजामात कर लिए थे। तुम्हारी नजर में वो हिफाजती इंतजामात जरूर मुकम्मल होंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनकी कोई हकीकत नहीं है। वो बोला, मैं तुमसे गुफ्तशुनीद करने की बजाय धोखे से तुम्हें खत्म भी कर सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। क्या यही एक बात मेरे खुलूस को साबित करने के लिए काफी नहीं है? मैंने संभल कर बैठते हुए कहा, मेरी जिंदगी इस वक्त तुम्हारी जरूरत है रेंडल। एब्रन हॉल का बड़बोला कामयाबियों की शाहराह पर इतना आगे बढ़ चुका है कि तुम्हारे पास उससे सुलह करने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचा। तुम मेरी कुव्वत तज्जिया से वाकिफ हो। जजीरे मर्ग पर मैंने इसका मुजाहरा करके तुम्हें हैरत में डाल दिया था। मुझे ताज्जुब है कि उसके बावजूद तुम मुझसे ऐसी बेसरोपा बातें कर रहे हो। वो बोला, मुझे एतराफ है अली, तुम बड़ी बारीक बीनी से तज्जिया करते हो, लेकिन हर तज्जिए का दुरुस्त होना लाजमी तो नहीं होता। कभी आदमी गलती भी कर सकता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, इस मौके पर मैं कोई गलती नहीं कर रहा। तुम मेरे पास नहीं आए बल्कि मुझे घेर कर यहाँ बुलवाया गया है। ये शरीफाना तरीका तो नहीं कहा जा सकता कि तुम मेरी अदम मौजूदगी में मेरे कमरे में घुसे और फिर बाथरूम में छुपे मेरे मुंतजिर थे। वो बोला, हरगिज नहीं, मुझे एतराफ है कि ये कोई शरीफाना तरीका नहीं है, लेकिन ये भी तो हो सकता था कि बाथरूम से बरामद होते ही मैं तुम्हें गोली का निशाना बना देता।
जिस पोजीशन में तुम थे उसमें तुम अपना दिफा भी नहीं कर सकते थे। मैंने कहा, ये महज तुम्हारी खाम ख्याली है रेंडल। गोली का निशाना तो बेहद मुश्किल काम होता है। तुम तो मुझे बम से भी हलाक नहीं कर सके थे। याद नहीं तुमने मेरी कार में बम फिट करवाया था? वो बोला, उस वक्त तुम होशियार थे, मगर इस वक्त तुम बेखबरी में मारे जाते। मैंने कहा, ना मैं पहले बेखबर था रेंडल, और ना इस वक्त हूँ। मैं इतना तो अब भी बता सकता हूँ कि खतरा इस तरफ से है। मैंने खिड़की की तरफ इशारा किया। रेंडल ने खुद पर काबू रखने की बेहद कोशिश की, मगर उसके बावजूद मैंने उसकी आंखों में रूनुमा होने वाले तगय्युर को महसूस कर लिया। उसने सरसरी अंदाज में कहा, इस तरफ तो खिड़की है, और वो भी 8वीं मंजिल पर। बाहर इतनी जगह भी नहीं है कि कोई उस पर पांव ही टिका सके। इस तरफ से तुम्हें क्या खतरा हो सकता है? मैंने मानीखेज लहजे में कहा। मेलिनोफ के कमरे की खिड़की भी तो ऐसी ही थी। क्या वो खिड़की बाहर से आने वाली गोली को रोक सकी? रेंडल ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि मेलिनोफ के साथ क्या हुआ, मगर मैं उस पर गहरी नजर रखे हुए था। मेरे इस जुमले ने भी उस पर गहरा असर किया था। मैंने हंसकर कहा, तुम दुनिया के बेखबर तरीन आदमी हो रेंडल। हालांकि वो वाकया रूनुमा होने के फौरन बाद मेलिनोफ ने तुम्हें मुकम्मल तफसीलात से आगाह कर दिया था। रेंडल बोला, तुम क्या बला हो? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि? मैंने कहा, मैंने तुमसे कहा है कि मैं हर बात का तज्जिया करके नताइज अखज़ करता हूँ। ये भी मेरा तज्जिया ही है। रेंडल ने बेयकीनी से कहा, मैं नहीं मानता। तुमने यकीनन मेलिनोफ के कमरे में कोई ऐसा आला छुपा दिया था जिसके जरिए। मैंने कहा, वो तो तुम्हें इत्तला देने से कबल ही बरामद कर लिया गया था। क्यों कैरोलिन? कैरोलिन गड़बड़ा गई, बोली, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, तुम्हें कुछ नहीं मालूम? मेलिनोफ कुछ नहीं जानता। जोन्स भी हर बात से नावाकिफ था। मादाम क्लारा के इल्म में तो कुछ भी नहीं था। यही हाल डेविड रैन और निकिता का भी था। और सबसे बढ़कर ये तुम्हारे मोशे हावर्ड तो दुनिया के सबसे ज्यादा मासूम आदमी है। समझ में नहीं आता कि मेरे नजदीक आने वाला हर शख्स इस कदर बेखबर क्यों होता है। कैरोलिन कुछ न समझने वाले अंदाज में मेरी तरफ देख रही थी, और रेंडल शायद मजीद गुफ्तगू करने के लिए कोई नया लाहे अमल मुरतब कर रहा था। अचानक मैंने रेंडल की तरफ इशारा करके कैरोलिन से कहा, इस शख्स को जानती हो? इसे जानती हो या इससे भी नावाकिफ हो? कैरोलिन ने हकलाकर कहा, ये मोशे हावर्ड है। मैंने कहा, इसका नाम रेंडल है, और इसका हमेशा ये ख्याल रहा कि अगर ओलिव हावर्ड ने मुझे ढील न दी होती तो मैं जिंदा ना होता। ये मुझसे अपने गायबाना और रूहानी उस्ताद का इंतकाम लेने के लिए मैदान अमल में उतरा था। इससे पूछो कि अगर आज मैं इसके रहम करम पर हूँ तो ये मुझसे हमेशा के लिए निजात क्यों नहीं हासिल कर लेता। रेंडल ने नरम लहजे में कहा, कम से कम गुफ्तगू के आदाब ही मलहूज रखो। मैं इस वक्त खैर सगाली के जज्बे के तहत तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने कहा, तुम S1 से मुंसलिक हो। उस शख्स के कारनामों से तुम बेखबर नहीं हो सकती। क्या तुम्हें मालूम है कि उसके दिल में यक बयक मेरे लिए खैर सगाली के जज्बात किस तरह पैदा हो गए? कैरोलिन ने बेसाख्तगी से कहा, नहीं। फिर खौफजदा अंदाज में रेंडल की तरफ देखा। मैंने मुस्कुराकर कहा, एक सुपर एगलर को बचाने के लिए ये वक्ती तौर पर सुलह करना चाहता है। S1 के यहाँ से निकलते ही ये दोबारा धोखे से मुझे मारने की कोशिश करेगा। रेंडल बोला, जो कुछ तुमने कहा ये बदगुमानी के जुमरे में आता है। मैंने कहा, ये तो बता दो कि तुम्हें इस खास मौके पर इस मसालेहत का ख्याल क्यों आया? अगर आ ही गया था तो तुमने खुद क्यों जहमत की? ये पैगाम तो तुम अपने किसी कारिंदे के जरिए भी भिजवा सकते थे। नहीं रेंडल, मुझे अफसोस है कि मुझ पर तुम्हारा ये हरबा कारगर नहीं हो सकेगा। मैं तुम लोगों का नब्बाज हूँ, खूब जानता हूँ कि कौन सा काम किस नीयत से किया जा रहा है। रेंडल ने भराई हुई आवाज में कहा, मेरा खुद आना तो इस बात की दलील है कि मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। तुमने तो बदगुमानी की इंतहा कर दी अली। मैंने जहरीले लहजे में कहा, तुम खौफजदा हो गए थे रेंडल। अगर यही माजरा किसी और मुल्क का होता तो तुम्हारा रद्द अमल मुख्तलिफ होता, मगर यहाँ गोइटे हिल में तुम ज्यादा हाथ पैर नहीं चला सकते। तुम्हें खौफ था कि मैं कहीं मेलिनोफ को कोई नुकसान न पहुंचा दूं। अगर ऐसा हो जाता तो तुम्हें गोल्डन एगलर की हैसियत से माजूल कर दिया जाता। इसी खौफ के बायस तुम फौरन ही गोइटे हिल दौड़े चले आए। मेरे पास खुद आने की वजह भी यही है कि तुम्हारे पास जाया करने के लिए एक लम्हा भी नहीं है। तुम जल्द से जल्द कोई मुआहिदा करने के चक्कर में हो। रेंडल बोला, अगर वाकई ये बात होती तो मैं तुम्हें खत्म करवाने की कोशिश करता ताकि ये किस्सा हमेशा के लिए पाक हो जाए, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। शायद ऐसा न करके मैंने कोई गलती की है, इसलिए कि तुम मेरी नीयत पर शक कर रहे हो। मैंने कहा, यही तो पेचीदगी पैदा हो गई थी डियर रेंडल कि मेरा किस्सा पाक करने से मामला खत्म नहीं हो रहा था। गोइटे हिल मेरा गढ़ है। यहाँ अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचता तो मेलिनोफ का यहाँ से जिंदा सलामत निकलना मुहाल हो जाता। यही मजबूरी तो तुम्हें मुझ तक खींच लाई है। तुम वो शख्स हो जिसने हमेशा ये कहा कि ओलिव हावर्ड ने मुझे ढील देकर गलती की, और आज मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए बेहद कीमती हो गई। अब तुम्हें अंदाजा हुआ कि आनजहानी ओलिव हावर्ड मुझे क्यों ढील दिया करता था।
رینڈل نے ایک طویل سانس لے کر کہا, میں تسلیم کرتا ہوں کہ تم نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہے. اب تم یہ بتاؤ کہ تمہارا جواب کیا ہے. میں نے کہا, میں تمہارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں. میری بات پر رینڈل دنگ رہ گیا.